नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, पेशेंट एजुकेशन सीरीज़ के इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूँगा एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे, मंकी पॉक्स के बारे में। दोस्तों, अभी कोरोना का टाइम बिल्कुल ख़त्म भी नहीं हुआ है कि एक नई बीमारी हमारे सामने आ गई है, मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के बारे में आज मैं आपसे बताऊँगा कि सरकार ने इसके बारे में क्या हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले मैं आपको इसके थोड़े सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि मंकी पॉक्स होता क्या है, मंकी पॉक्स फैलता कैसे है, मंकी पॉक्स से डरने की ज़रूरत है या नहीं, या अभी इंडिया में इसमें क्या स्थिति है। इन सब के बारे में दोस्तों आज मैं आपको डिटेल बताऊँगा। सबसे पहले जानते हैं कि मंकी पॉक्स होता क्या है। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स दोनों में हो सकता है। ये वायरस के द्वारा फैलता है। अगर मैं इसके कैरियर की बात करूं कि ये कहाँ से हमारे शरीर में आ सकता है, ये कहाँ से दूसरे एनिमल में जाता है, तो ये मुख्य रूप से जो स्क्विरल्स होते हैं या फिर जो हम गिलहरी के नाम से जानते हैं, इस प्रकार की जो छोटे जानवर होते हैं, इनके बाइट से या इनके थ्रू से ह्यूमन में या अन्य एनिमल्स में जा सकता है। दोस्तों, अभी करंटली अगर मैं बात करूं मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स मुख्य रूप से अभी अफ्रीकन कंट्री में, कॉन्गो रेड, इन सब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इंडिया में अभी तक इसके एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, बट हमारी सरकार अभी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो गई है कि कहीं ये भारत में कोरोना जैसा विकराल रूप ना ले लें। क्योंकि शुरुआत में जब कोरोना इंडिया में नहीं आया था तो लोगों ने इसे बहुत ही मामूली समझा हुआ था, बट जब धीरे धीरे इसके केस बढ़ने लगे, अब एक समय ऐसी स्थिति आई कि हम सबसे ज़्यादा केस वाले कंट्री बन के रह गए। तो इसलिए इसके बारे में सरकार ने जो भी हाई अलर्ट जारी की है, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, इसमें बताया है कि कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं उसी प्रकार इसके सिम्टम्स भी थोड़े से मिमिक करते हैं। तो मंकी पॉक्स के एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या होते हैं आइए हम जानते हैं। मंकी पॉक्स में सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है फीवर, यानी तेज़ बुखार आना। तेज़ बुखार इसके सबसे प्राइमरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जो पेशेंट को सबसे पहले आता है। उसके बाद हेडेक, आपके आंखों के आसपास बर्निंग सेंसेशन यानी जलने की जैसी फीलिंग आती है। बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, आंखों के चारों तरफ पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। कई बार बहुत सीवियर केसेस में आपको निमोनिया या फिर ब्रेथलेसनेस यानी सांस में लेने की दिक्कत जैसी का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, सरकार ने जो अभी करेंटली जो एडवाइजरी जारी की है, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सरकार ने ये जो एडवाइजरी में पॉइंट 1 में बताया है कि जो भी पेशेंट या सस्पेक्टेबल पर्सन ऐसे अफ्रीकन कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनको 21 दिन का क्वारंटाइन का टाइम रखा हुआ है और इस 21 दिन में उनके हर एक बॉडी के हिस्से की जांच करनी को प्राथमिकता दी गई है कि उनके सारे इन सिम्टम्स को देखना है कि कहीं इनमें सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं या इनमें कोई ऐसे लक्षण तो नहीं आ रहे हैं जिनसे हम ये डायग्नोस कर सकें। दूसरी बात, इसको कम्प्लीटली या कंफर्म डायग्नोसिस के लिए पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक विशेष प्रकार की टेस्ट होती है, जिसके माध्यम से डीएनए को सीक्वेंस करके एग्जैक्ट पता लगाया जाता है कि ये कौन सा पॉक्स है। ऐसे तो बहुत सारे पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बट ये मंकी पॉक्स के जो डीएनए को आइसोलेट करके डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है पीसीआर के द्वारा। तीसरी जो मुख्य बातें इसमें बताई गई है कि अगर मान लो कोई पेशेंट ऐसा सस्पेक्टेड मिलता है तो उसके सैंपल को पुणे भेजना है और उसे भेजने के लिए भी जो गाइडलाइन किए गए हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रक्रिया के तहत ही आपको वहाँ पे भेजना है। उसके बाद अगर मैं ये फैलता कैसे है इसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले है कि इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, यानी जब ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा और जब ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, उसके बीच का जो टाइम है वो लगभग 12 से 14 दिन का बताया गया है। यानी जब ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको अपने सिम्टम्स को दिखाने के लिए 12 से 14 दिन का टाइम लगेगा। अगर मैं इसके सिम्टम्स, अगर इसमें स्प्रेडेबिलिटी की बात करूँ, ये कैसे कम्युनिकेबिलिटी की बात करूँ कि अन्य हिस्सों में कब तक फैलेगा, जैसे मान लो किसी को हो जाता है इंडिया में किसी पेशेंट को, तो बाकी लोगों को कैसे फैलाएगा, कितने दिन की अवधि रहेगी। तो इसके लिए जो अवधि दिखाई गई है वो किसी भी इन्फेक्शन को शुरू होने के 1 से 2 दिन पहले से लेके जब इसमें रैशेस उत्पन्न होते हैं या इनमें जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, उस ब्लिस्टर्स के बनने तक, उस ब्लिस्टर के परिपक्व होने पे और उस ब्लिस्टर के फूटने के बाद उसमें जो स्कैब्स बनते हैं, जो छोटे छोटे डेड टिश्यू बनते हैं, वहाँ तक की इसकी स्प्रेडेबिलिटी या कम्युनिकेबिलिटी है। यानी शुरुआत किसी भी सिम्टम्स को होने से 2 दिन पहले से लेके लास्ट तक, ब्लिस्टर के सूखने तक कोई भी पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है और वो किसी दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकता है। दोस्तों, यदि मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करूं कि ये कैसे दूसरे बीमारियों से मिमिक करता है, तो इसके बहुत ही जो क्लोज डिफरेंशियल होते हैं या जो इसके बहुत ही आसपास इसके जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाली बीमारी होती है, वो होती है चिकन पॉक्स
और स्मॉल पॉक्स, ये लगभग इसी के जैसे होते हैं। बट अगेन इसको कंफर्म करने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जो बता देता है कि इसको चिकन पॉक्स नहीं है, इसको स्मॉल पॉक्स नहीं, ये बिल्कुल दूसरा पॉक्स है जो है मंकी पॉक्स। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला है कि ब्रेथलेसनेस, सांस की गति का रुक जाना और सडन ब्रेथलेस के कारण डेथ भी हो सकती है। ये सब इसके एडवांस सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों मंकी पॉक्स की अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे जो कंट्री में है स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है उसी को यूज़ करने की बातें की जा रही है। अगर इसमें ट्रीटमेंट की बात करूं कि कौन सी दवाइयां हैं, तो उसके लिए अभी तक कोई ख़ास दवाई नहीं है मार्केट में। बट अभी भी टोपेविरामिड एक इस प्रकार का कुछ नाम है, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या नाम है, बट ऐसे टोपेविरामिड करके कोई दवाई के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं, जो शायद बाद में अगर ये बीमारी फैलता है तो उस पर डिटेल रिसर्च होगा और उसको फिर लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने की बात करूं तो अगेन इसके जो भी सिम्टम्स आते हैं तो हमें इसे कंजर्वेटिव मैनेज करना है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ट्रीटमेंट गाइडलाइन नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जो एडवाइजरी जारी की है कि कैसे हम बचें और कैसे हम इसको सर्विलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे दी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी दी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।